हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कल है 25 जुलाई और 25 जुलाई को हिंदी का एग्ज़ामिनेशन आप लोग का होने वाला है फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन में। तो उससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए 100% मैच करने वाला पेपर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने सोशल साइंस का वीडियो डाला था जिसमें से आप सभी का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पे मैच किया था। तो चलिए उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आप लोग के लिए हम लोग यहाँ पे इसका ओरिजिनल पेपर फिर से हिंदी का लेकर के आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग का 100% ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है जो कि आप लोग का क्लास 10th हिंदी का है, जिसमें आप लोग के लिए 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें से आपको 50 का आंसर करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग आंसर करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नानकाना साहब कहाँ है? तो नानकाना साहब है पाकिस्तान में। अगला है गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह किस वर्ष हुआ जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो 1604 में। अगला है गुरु नानक की रचनाओं का संगत किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुरु अर्जुन देव सिंह ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया दियर मैकेनिज्म। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भीमराव अम्बेडकर की। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा की माता और पिता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रामावतार शर्मा एवं रत्नावती शर्मा। अगला है मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचा करती थी। अगला है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ये हो जाएगा उड़िया। अगला है ऐसा कहा जाता है कि गायक घनानंद किसकी नर्तकी से प्रेम करते थे? उस नर्तकी का नाम क्या है? तो सुजान। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि तलवंडी में 1469 ईस्वी में। अगला है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मदन से। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की कौन सी विद्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ललित निबंध। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना में। अगला है आर्यों के पास क्या चीज़ था? तो आर्यों के पास था इनमें से सभी यानी कि लोहे का अस्त्र, घोड़े और कच्चा घर सभी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। अगला है रसखान किस काल के कवि हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि भक्ति काल के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला यहाँ पर है खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा है आपका विष के दांत कहानी के। अगला सात कोरी होता है एक प्रमुख कलाकार है कहाँ के? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़िया के। अगला है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि शोषित वर्गों के। अगला स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैक्स मुलर को। अगला हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैक्स मुलर ने। अगला है भारत से हम क्या सीखे हैं क्या है? तो ये एक तरह से आपका यहाँ पे जो है जीवनी यहाँ पे आप लोग कह लीजिए कहानी। अगला है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रसखान। अगला है मैक्स मुलर थे, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्स मुलर थे एक। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले। अगला हम लोग देखेंगे तो सुजान रसखान किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रसखान की। अगला है नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होती है? तो इसका भी आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है नानक की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सच्चे हृदय में। अगला है किनकी रचनाओं के मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू बारिये? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रसखान। अगला है किस भक्त कवि को गोस्वामी विट्ठल दास ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कबीर रसखान का रचनाकाल किस मुगल शासक के राज्यकाल में था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर। अगला है प्रेम वाटिका किनकी कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रसखान की। अगला हम लोग देखेंगे तो कबीर रसखान माली मालन किन्हें कहें? तो कृष्ण को। अगला है रसखान के सवैये की भाषा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रज भाषा।
अगला हम लोग देखेंगे तो दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सात कोरी होता। अगला है दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नड़। अगला है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मारुति वेंकटेश अयंगार। अगला हम लोग देखेंगे तो मगम्मा की बहू कौन थी, तो नजम्मा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है ढाते विश्वास कहानी में जहाँ का जनजीवन बाढ़ से सूखा से प्रभावित है वो कहाँ है, तो वो है उड़ीसा में। अगला है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है, तो अच्युत। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि महानदी। अगला है लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त सही। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे अक्ष त्र ज्ञा और श्र क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त व्यंजन है। अगला हरियाली है, तो हरियाली एक तरह से भाववाचक संज्ञा है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मैं प्रियांशु का भाई हूँ वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका मैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर के उसे संकेत करता है तो उसे डैश विशेषण कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है केक के लिए कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान। अगला है देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द डैश कहते हैं, तो उसको देशज कहा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अन। अगला है मासिक में प्रत्यय क्या है, तो इक हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है बेशकीमती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा अर्थहीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो पूर्णिमा की चांदनी रात को और डैश की तारों भरी झिलमिल रात दोनों ही सुंदर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्तिक। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो सभी संभव प्रयास करना के लिए एक मुहावरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आकाश पाताल एक करना। अगला है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो जगत जोरनाथ हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद में किसी अन्य का बोध होता है क्या कहलाता है, तो इसका आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर है जी का लिंग क्या हो जाएगा, तो जी यहाँ पे स्त्रीलिंग होता है। अगला है पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो पार्वती। अगला है दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा, तो दक्षिण। अगला है व्याकरण का वह ज्ञान है जो, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन पूरा होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका सब्जेक्टिव के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को ये सारा क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग यहाँ से वीडियो को रोक करके सारा क्वेश्चन नोट करिए और इसका आंसर आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिए। तो यहीं तक था आप लोग के लिए वीडियो। आप लोग से अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।